हिंद क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12 बुक आर.एस. अग्रवाल से हम लोग अभी इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन का यह 7वां लेक्चर है। इंटीग्रेशन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यह आपका तीसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में ही हमने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रांट होते हैं, मतलब कि अगर आपको याद नहीं है तो यह ध्यान से देख लीजिए, किसी फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो यह जो होता है आपका इंटीग्रांट कहलाता है, इंटीग्रांट कहलाता है। उसके बाद जो चीज़ हमको प्राप्त होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, उसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था। इंटीग्रांट को देखकर हम लोग अगर इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि कुछ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन जो है जिसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है, तो उस सभी को एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। और दूसरे वेरिएबल मानने से क्या होता है कि वह इजीली इंटीग्रेबल हो जाता है। अब फिर जिस जगह पर हम नए वेरिएबल को माने हुए हैं, नए वेरिएबल जहाँ जहाँ हमारा आ रहा है, उसके जगह पे फिर पुराने वेरिएबल को पुट कर देते हैं और हम लोग इंटीग्रल को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब किस तरह का इंटीग्रांट हो कि हम क्या पुट करें, इसके लिए बहुत सारा रूल बना हुआ है। तो निश्चित रूप से उस रूल को आप लोग दिमाग में रखें और उसको फॉलो करें। अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बनाने का पकड़ जो है, आप बहुत आसानी, पकड़ भी बढ़ेगी और उसके बाद बड़ी आसानी से आप बना भी सकते हैं। आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में जब आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला पेज ही देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा क्या क्या, कि सबसे पहला क्या है कि ये इंटीग्रांट जो है आपका, यानी कि ये वाला पोजीशन अगर एफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है तो हम लोग पुट करते हैं टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या ए एक्स प्लस बी को टी पुट करते हैं। अब दूसरा नंबर, अगर इंटीग्रेशन में आपका x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 dx इस तरह से रहे, तो इसके लिए हम लोगों को पुट करना पड़ता है x पे पावर n इक्वल टू टी पुट करना पड़ता है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर में आपको दिया गया कि अगर इंटीग्रेशन f(x) पर पावर n हो और f डैश x हो, f डैश x आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरह का इंटीग्रांट का फॉर्म हो, यानी कि ये जो है आपका इंटीग्रांट है, यह जो है आपका इंटीग्रांट है बिग ब्रैकेट में जो दिख रहा है, यह बिग ब्रैकेट में जो दिख रहा है आपका क्या है, यह इंटीग्रांट है। अगर यह इस तरह का इंटीग्रांट होता है तो हम इसमें पुट कर देते हैं f(x) इक्वल टू टी पुट कर देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका 4 नंबर में यह दिया गया था कि अगर f डैश x बाय f(x) इंटीग्रांट रहे तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं f(x) को जो है यह t पुट कर देते हैं। हालांकि ध्यान से देखिए तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही हैं। दोनों सेम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ n के जगह पे -1 रख दीजिए आप। अगर इसमें -1 रख देते हैं तो आपको ये मिल जाता है। मिला जुला के आपको देखना यही है कि फंक्शन में, किसी भी इंटीग्रांट में कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे जो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो कोई सेट ऑफ फंक्शन ऐसा मिलेगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ उसके प्रोडक्ट में रहेगा। तो अब वहाँ पर हमको यही पहचानना है कि कौन सा डेरिवेटिव है और कौन सा फंक्शन है। तो जो फंक्शन होगा उसको हम लोग प्रायः टी मानते हैं। अब इस सभी को जनरल वे में देखा जाए तो हमको प्रायः जो है फाई एक्स, फंक्शन ऑफ फाई एक्स और फाई डैश एक्स का फॉर्म अगर मिल जाए
देख सकते हैं इसको। इसमें क्या हो गया कि ये देखिए, ये है फंक्शन फाई एक्स का डेरिवेटिव है ये, तो यहाँ भी देख रहे हैं x पर पावर n का डेरिवेटिव है यहाँ पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर साइन x आपको दे दे, यहाँ पर क्या दे दे, साइन x, और यहाँ पर cos x दे दे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि साइन x का जो फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव cos x यहाँ पर दिया गया है। तो यही चीज़ हम लोगों को पकड़ना पड़ता है। और इसके बारे में आप लोगों को ये 4-5 रूल के बारे में जो है आप लोगों को और भी जानकारी मिलेगी जब आप प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम को। हालांकि आपको याद होगा कि ठीक इसके पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यह जो प्रॉब्लम आपका दिया गया है इसका इंटीग्रांट किस रूप में है, एफ ए एक्स प्लस बी के रूप में है। तो इसलिए हमको 2x प्लस 5 जो कि लीनियर पोलिनोमियल है, इसके लिए हमको t पुट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम पुट करते हैं, पुट 2x प्लस 5 इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 रह जाएगा, dx आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और यह dt हो जाएगा। तो dx के बदले में dt बाय 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जो है अब किस वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यह आपका कॉसेक स्क्वायर t और dx के बदले में dt बाय 2 लिख सकते हैं। ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर t dt हो गया। अब याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन cot x होता है, यानी कि cot t हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1/2 cot t प्लस c लिख सकते हैं। अब t का जो वैल्यू है 2x प्लस 5, इसको रख देंगे तो 1/2 cot 2x प्लस 5 प्लस c, यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। माफ करेंगे, ये आपका माइनस में आता है ना, ये जो वैल्यू आता है आपका यहाँ पर माइनस में आता है, तो यहाँ माइनस आप लोग लगा देंगे। यह माइनस हाफ 1/2 cot 2x प्लस 5 प्लस c हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये आपका 14 नंबर दिया गया है, साइन x और cos x dx दिया गया है। हालांकि अगर इसको देखें तो RS अग्रवाल बुक में जो 4 फॉर्म दिए हुए हैं तो उस चारों में से किससे टेली करता है, तो यह जो है आपका टेली करता है fx पे पावर n हो गया और यह f डैश x, ये इंटीग्रांट का फॉर्म है। हालांकि यहाँ n के जगह पे 1 डाल दिया। फंक्शन जो है आपका साइन x है। अब साइन x का डेरिवेटिव जो है cos x होता है, क्लियर है। साइन x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है। अगर ये फंक्शन आपका cos x है तो cos x का डेरिवेटिव आपका माइनस साइन x होता है। तो देख रहे हैं क्या कि डेरिवेटिव तो हमको प्राप्त हो ही रहा है। अगर इसको फंक्शन मान रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव साइन x मिल रहा है, अगर इसको फंक्शन मान रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव आपका cos x मिल रहा है। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि डेरिवेटिव खोजने में प्लस माइनस को नहीं देखना है, क्लियर है। लेकिन जब फॉर्मूला हम इस्टेब्लिश करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो वहाँ पर हमको माइनस देखना पड़ता है। सिर्फ हमको डेरिवेटिव में फंक्शन उस तरह का मिल रहा है कि नहीं, इसे ही देखना पड़ता है। तो अब इस प्रॉब्लम को आप चाहें तो 2 तरह से बना सकते हैं, और दोनों तरह में से कौन तरह से बनाए ये आपकी मर्जी है। हालांकि अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट कर दिए कि साइन x को t के बराबर पुट कर दिए, तो इससे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम साइन cos x को t पुट कर देते हैं और उससे हम लोग बनाते हैं, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो 100% सही होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि
आप जब इंटीग्रेशन को बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाने के बाद जो आपका आंसर आता है, इंटीग्रल वैल्यू जो आता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर से मिले ही। आप इतना सा ही ध्यान रखें कि आप ठीक प्रोसेस में उसको बनाएं और उसके बाद जो है जो भी फॉर्मूले का उपयोग करें उसको ठीक तरह से उपयोग करें। जैसे देखिए, आज हम जो है आपको थोड़ा सा अलग हटके बना रहे हैं। इसमें cos x को ही हमने t मान लिया है। हालांकि पिछले वीडियो में इस तरह का एक प्रॉब्लम आया था, उसको हमने डिस्कस किया था। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह माइनस साइन एक्स dx लिख सकते हैं और यह आपका dt हो गया। और ये चीज़ जो है आपका साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। अब इसमें देखिए साइन एक्स dx ये दोनों मिल के साइन एक्स dx माइनस dt के बराबर हो जाएगा। उसके बाद cos x के बदले में हम t रख सकते हैं। तो यही हो गया आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। दूसरे वेरिएबल में हमारा t वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और यहाँ पहले में माइनस लग जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बाय 2 लिख सकते हैं प्लस सी लिख सकते हैं। अब इसको चाहें तो हम लोग वहाँ तक भी ले जा सकते हैं जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। तो कैसे ले जाएंगे, देखिए माइनस है आपका कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो हम लोग लिख सकते हैं। अब बाय क्या हो गया 2 प्लस सी हो गया। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस 1/2 अब प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। अब प्लस क्या हो गया आपका सी हो गया। अब देखिए यह भी कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हम एक साथ जोड़ दिए, ऐड कर दिए। तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट ही, कोई ना कोई कांस्टेंट ही बना। और यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट का उपयोग करते हैं उसका कोई फिक्स वैल्यू होता नहीं है। तो क्या कर दिए साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस के कर दिए। हमको बोल रहा है कि कोई कांस्टेंट, तो कोई कांस्टेंट हम के ही मान लिए। क्या जाता है हमारा, कोई बोलेगा हमको या आपको बोलेगा कि क्यों के माना है तुम, के ही हम लिखेंगे। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम में जो इंटीग्रल वैल्यू जो आता है आपको, वो आप चाहे तो उसको सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो है जो फॉर्म आपका इसका है 14 का, वही फॉर्म इसका भी है। और यहाँ पर आप पुट करेंगे साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो यह कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आता है। अब इस चीज़ को यह किससे कैसे प्राप्त हुआ, हमको डिफरेंशिएट करने से प्राप्त हुआ। तो डिफरेंशिएशन करने से ये मिलता है। तो कॉस एक्स डी एक्स पूरा ही अगर मिल जाएगा तो काहेल हम dx का वैल्यू निकालेंगे। तो इस पूरे के बदले में dt हम लोग रख देंगे और साइन x के बदले में t रख देंगे। तो टी क्यू यह आपका dt हो जाता है। टी क्यू का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, t पर पावर 4/4 प्लस सी। और t का जो वैल्यू है वो साइन x है, तो साइन x पर पावर 4/4 प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रल हो जाता है। और इंटीग्रेशन में अगर आप ये समझ गए कि भैया कौन सा डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है, तो बड़ी आसानी से आप सब्स्टिट्यूट करके बनाते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखा जाए कुछ प्रॉब्लम आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आप जिस तरह से 15 नंबर बनाए, जिस तरह से 14 नंबर बनाए, उसी तरह से 16 नंबर को भी बना सकते हैं। 16 नंबर में रूट कॉस एक्स साइन एक्स दिया गया है। तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो साइन एक्स होता है, मिल ही रहा है आपको। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये सारे जितने भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें एक फंक्शन है और उस फंक्शन का एक डेरिवेटिव है। तो ये चीज़ की जानकारी तुरंत हो जाए, प्रॉब्लम देखते ही हो जाए, तो ये इसके लिए एक ट्रिक है, आपको मैं बताता हूँ।
एक यही ट्रिक है कि आपको सारा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। बड़ी गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, लेकिन गुस्साने की ज़रूरत नहीं है। बिना फॉर्मूला के आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब जैसे देखिए, हमको याद है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जान रहे हैं। तो फट से हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे, और साइन इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलता है। तो देखिए ये टोटल पार्ट आपका मिल गया dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों के बदले में हम जो है यहाँ dt पुट कर सकते हैं, और साइन इनवर्स x के बदले में हम लोग t रख सकते हैं। तो देखिए कितना रिड्यूस होके छोटा हो गया, सिर्फ t बचा और यह आपका dt बचा। क्लियर है? t इंटू डी टी कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। यानी कि वेरिएबल हम लोग चेंज करके क्या कर दिए, t कर दिए। अब इस t का इंटीग्रेशन आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, t² प्लस c लिख देना है, और t का जो वैल्यू है आपका साइन इनवर्स x बाय का होल स्क्वायर लिख देंगे, अब बाय 2 प्लस c लिख देंगे। तो यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर विचार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि यह जो है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, इस तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन है आपका, और इसका डेरिवेटिव जो है इसका इंटीग्रांट में हम लोग को दिख रहा है। साइन का फंक्शन है ये, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको दिख रहा है। इसके अंदर में जो चीज़ है ना, इसके अंदर में जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो फॉर्मूला याद है, तो फट से हम लोग को दिख गया। आप भी याद कर लीजिएगा तो आपको भी फट से दिख जाएगा। तो इसमें क्या पुट करना होगा हमको, tan इनवर्स x को पुट कर दीजिए, आप t पुट कर दीजिए। तो जब इसको पुट करेंगे तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx इक्वल टू dt। अब जहाँ भी आपका dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उस पूरे के लिए हम dt यूज कर सकते हैं। देखिए इसको और इसको दोनों को हम मिला के क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ये dx आपका ऊपर में है, ये तो समझ में आ रहा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में है, तो ये ऊपर में है, ये नीचे में है, ये यहाँ भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके वैल्यू में। तो इसलिए इसको दोनों को मिला के हम क्या लिख दिए, dt लिख दिए, और साइन तो रहेगा ही, और 2 इस tan इनवर्स x को t माने हुए हैं तो t हमने लिख दिया। तो अब यह जो है आपका फिर से सब्स्टिट्यूशन इसमें आ जाता है, यानी कि 2t को आप कुछ और मान लीजिए, z मान लीजिए। हालांकि इस तरह के इंटीग्रेशन में याद रखिएगा कि वेरिएबल का जो भी प्रोडक्ट कोफिशिएंट होगा, गुणक होगा, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो t का जो भी आपका कोफिशिएंट होगा यानी कि गुणक होगा, उससे हमको भाग दे देना है। कैसे भाग दे देना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हैं आप इसी एक्सरसाइज में। साइन 3x था तो 3 से डिवाइड हो गया, वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए उसको, नहीं विश्वास हो रहा है तो। इसलिए साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस c लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है 1 माइनस 1/2 कॉस 2 tan इनवर्स x हो जाता है, अब प्लस c हो जाता है। तो क्लियर है, यही चीज़ हमारा इंटीग्रांट आ गया। अब देखा जाए इधर जो 19, 20, 21, 22 ये जितने भी प्रॉब्लम है सब में वही हाल है। आपको याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। तो देखिए 1/x आपको मिल रहा है कि नहीं, इसमें 1/x यानी dx/x आपको मिल रहा है इसमें। अब इसमें कौन सा फंक्शन आपका है जिसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो log x का
डेरिवेटिव जो है हमारा 1/x होता है। तो चलिए इसमें से तीनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है, इस तीनों में से हम इस 20 नंबर को बनाते हैं। तो 20 नंबर में हम लोग क्या पुट करेंगे, तो 20 नंबर में आपको पुट कर देना है log x इक्वल टू टी। अब देखिए log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x dx, इसके साथ तो लग ही जाएगा और यह आपका dt आ जाएगा। और यही चीज़ जो है आपको 19 नंबर में भी पुट करना है, 20 नंबर में भी पुट करना है और 21 नंबर में भी पुट करना है। क्लियर है? तो अब देखिए यह जो है टी वेरिएबल में इसका चेहरा कैसे लगने लगता है देखने में, अभी दिखाते हैं आपको इसका चेहरा कैसा लगता है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर टी हो गया और dx बाय एक्स का जो वैल्यू हो गया आपका t हो गया। और कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट टी होता है, अब प्लस सी कर देंगे। अब टी का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, तो माइनस कॉट माफ करेंगे कॉट लॉग एक्स, टी जो है आपका लॉग एक्स है प्लस सी हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर को। 22 नंबर खाली देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन इसमें वाजिब में कोई जान है नहीं। कैसे नहीं जान है, अब देखिए इसको। यहाँ पर हमको देखना है कि कोई फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर हम इसको फंक्शन लेते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं x+1 का, तो ये 1 आता है। लेकिन इसका अगर डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो देखिए आपको उम्मीद है कि x+1/x 1+1/x आएगा इसका डेरिवेटिव, और जिसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा, यही चीज़ मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे x प्लस लॉग x को पुट कर देंगे t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1+1/x dx इक्वल टू dt हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यह x+1/x dx इक्वल टू dt हो जाता है। तो ये पूरा डिट्टो इसमें मिल गया, एकदम पूरा मिल गया। देख रहे हैं, x+1/x और dx भी मिल गया। तो इसके और इसको गायब करके यहाँ से ये को हटा के इसके बदले में हम सिर्फ dt रख सकते हैं। तो चलिए भैया dt रख दिए, तो ये और ये सब निपट गया। निपटने के बाद ये बचा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, t रख देते हैं। तो t इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये बेचारा कितना दुबला पतला हो गया, ये प्रॉब्लम है कि नहीं, बहुत दुर्बल हो गया। अब दुर्बल हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, t³ प्लस c लिख सकते हैं। और t का जो वैल्यू है आपका x प्लस लॉग x पर पावर 3 हो गया बाय 3 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और 27 को। अब देखिए ये सभी प्रॉब्लम का फॉर्म जो है कैसा है, इस पर हम लोग पहले विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी फंक्शन हैं ये इस फॉर्म है, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया है आपका इंटीग्रांट में। देख लीजिए सबके साथ। तो यहाँ पर जैसे देखिए log x का स्क्वायर है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। याद होगा आपको कि आप डिफरेंशिएशन में चेन रूल का यूज करते होंगे। तो चेन रूल का यूज हम किस में करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन में यूज करते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया है और इसके साथ ही इसका डेरिवेटिव भी दिया गया है। देखिए f' डेरिवेटिव भी इसका दिया गया है। और इसी चीज को आप लोगों को यहाँ पर fx RS अग्रवाल बुक में n और यह f' लिखा गया है। हालांकि देखा जाए तो ये इंटीग्रांट और यह इंटीग्रांट दोनों जो है एक ही तरह का है, दोनों में कोई अंतर नहीं है आपका, समझ गए। इस पर पावर n दे दिया है आपका। और यहीं पर देखिए यहाँ पर इसको जो देख रहे हैं ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का है,
यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसमें पावर यूज कर दिया है, n के जगह पे 2 दे दिया है। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर यह फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का है यहाँ। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, तो यह भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ जो प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, तो आपके RS अग्रवाल बुक का ये फॉर्मेट दिया गया है, इंटीग्रांट का ये फॉर्म दिया गया है। तो इस तरह का फॉर्म जब दिया रहता है तो हम लोग पुट करते हैं fx इक्वल टू t पुट करते हैं। तो अब आइए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने में सबसे पहला नंबर जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि log x का होल स्क्वायर है, तो 23 में जैसे ही आप पुट करते हैं log x को t पुट करते हैं तो 1/x dx, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ये होगा आपका dt के बराबर। अब देखिए dx/x मिल ही रहा है, dx/x को हम dt लिख सकते हैं, यानी कि इस इंटीग्रांट में dt अगर लिख दिए तो यह dx और x दोनों लापता हो गया, उड़ गया। इसके बाद log x है, तो log x को हम लोग माने हुए हैं t, तो t का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यह जो है इंटीग्रेशन कितना दुबला पतला हो गया है कि नहीं। अब इसको तो आप लिख ही सकते हैं tq/3 प्लस c, और tq का जो वैल्यू है log x पर पावर 3/3 प्लस c। इस तरह से हम लोग इंटीग्रल को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप पुट कर दीजिए √x को t पुट कर दीजिए। √x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 √x होता है, और dx इसके साथ लग जाएगा इक्वल टू dt। अब इस 2 को यहाँ से उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं, यानी कि dx/√t के जगह पे माफ करेंगे, dx/√x के जगह पर dx/√x के जगह पे 2dt लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग। जैसे 2dt लिखें तो ये दोनों जो है आपका हट गया, इसी के बदले में हम लोग लिखे हुए हैं cos √x है, तो √x के जगह पर हम लोग t लिख सकते हैं। तो यह cos t हो गया आपका, इसमें जो है 2 बाहर cos t dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin t प्लस c होता है। क्लियर है। और t के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, साइन t के जगह पे रख सकते हैं √x रख सकते हैं प्लस c। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रल हो गया, यही हो गया इंटीग्रल वैल्यू हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25 को आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोगों को क्या पुट करना चाहिए। तो पुट करना चाहिए 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec² x होता है कि नहीं, फॉर्मूला याद है ना। तो 10x को जैसे आप पुट करेंगे, 10x को t पुट करते हैं तो sec² x dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब इस पूरे के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो चलिए dt रख दिए, e है और इसके ऊपर 10x है, 10x के बदले में t रख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c होता है, e⁻10x प्लस c हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। हालांकि 26 देखने में थोड़ा आप लोगों को भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप डिफरेंशिएशन ठीक से बना लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह जो आपका प्रॉब्लम है, यह फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है। फाई x इसके साथ जोड़ दीजिए, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है, और इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर। ये जो है, ये जो sin 2x देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव है।
अब आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए डेरिवेटिव किस तरह से है कि जैसे हम लोग पुट करते हैं इसमें कि कॉस स्क्वायर एक्स को t पुट करते हैं, तो याद कीजिए आप लोग कि डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम बनाते होंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो उसमें क्या होता है कि इसको जो है हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x पर पावर n मानकर। अब फिर जैसे इसमें हम लोग पुट करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि y को हम लोग मानते हैं t का स्क्वायर, और t जो है या z का स्क्वायर मान लीजिए, और z यहाँ z जो है आपका, यह आपका cos x है। तो देखिए इसमें दो फंक्शन आपका छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर cos x का माइनस sin x लिखते हैं। तो उसी तरह से क्या करेंगे कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 2 cos x आएगा, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो है इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं -2 साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं। अब ये पूरा वैल्यू याद कीजिए, आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पे चले गए हम लोग। यह साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर होता है। अब ये चीज़ जो है इसके बदले में हम लोग साइन 2x डी एक्स के बदले में माइनस डी टी तो हम यहाँ पर रख ही सकते हैं। हूबहू ये चीज़ जो है हमको मिल गया डेरिवेटिव में। तो ये इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका डी टी, अब माइनस है तो माइनस बाहर निकल गया, e टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स है तो e टू दी पावर t हो गया, तो माइनस e टू दी पावर t प्लस c हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया, जिसको माइनस e टू दी पावर t के बदले में आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल आपका मिल जाता है। इतना सा लिख के आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में, तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो है आपका 2 बार सब्स्टिट्यूशन होने का चांस बनता है। कैसे कैसे कि ax प्लस बी को आप पुट करेंगे t और फिर उसके बाद z पुट करेंगे। देखिए इसको डिटेल में देखिए आप। तो जैसे हम लोग ax प्लस बी को t के बराबर पुट करते हैं तो a dx इक्वल टू dt मिलता है, और इस dx को आप dt बाय a लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या हो गया, साइन t हो गया आपका इंटू कॉस t हो गया इंटू dt बाय a हो गया। अब इस a को यहाँ से हटा के हम बाहर कर दिए। अब देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x cos t, और cos t का डेरिवेटिव जो होता है साइन t होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको शुरू में ही हमने बताया, शुरू जो दूसरा नंबर प्रॉब्लम बनाया, शुरू का दूसरा नंबर प्रॉब्लम, यानी कि आप अपने बुक में देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। तो 14 के आधार पर ही आ गया, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका साइन स्क्वायर टी बाय 2 और प्लस सी, और इसके पहले 1 बाय ए तो रहेगा ही, तो 1 बाय 2a, और साइन स्क्वायर टी का जो वैल्यू है आपका ax प्लस बी है, ax प्लस बी लिख दिए और प्लस सी लिख दिए। तो यही आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद अब लास्ट 3 प्रॉब्लम और देख लेते हैं, और इसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया गया है, इसको देख के घबराना नहीं है। तो इसको जो है 28 को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसको कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब देखा जाए कि cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यह cos x dx हो गया आपका। अब यह जो है आपका फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ फाई एक्स, फंक्शन ऑफ यह आपका फाई एक्स हो गया, और इस फाई एक्स का डेरिवेटिव भी इसके साथ शामिल है। तो निश्चित रूप से हम लोग फाई एक्स को क्या मान लेंगे,
फाई एक्स को फाई एक्स में जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव चूंकि कॉस एक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब पुट कर देते हैं साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, इसके बाद साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है cos x dx इक्वल टू डी टी। अब ये चीज़ हमको पूरी रूप से यहाँ मिल गया और इसके बाद हम रख के यहाँ पर देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये चीज़ जो हमारा आया हुआ है कि क्या यह इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं। अगर ये इंटीग्रेट हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो फिर हम हो सकता है कि इस दोनों को लेके हम मान सकते हैं टी। तो इस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है 1 का इंटीग्रेशन t होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 हो जाएगा प्लस सी, और t का जो वैल्यू है साइन x रख देंगे हम लोग, अब माइनस साइन x का होल क्यूब बाय 3 अब प्लस c हो जाता है। यही इसका आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो इस तरह से तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है और इसको कोई काट भी नहीं सकता है। लेकिन अगर इसका आंसर उल्टा के देखिएगा तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। हालांकि इसका अप्लाइड वैल्यू और जो आंसर है उसका अप्लाइड वैल्यू दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसलिए वहाँ पे परेशान नहीं होना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए आंसर लाने के लिए आप लोगों को बता देते हैं वो किस तरह से बनाया है। यह जो cos क्यूब x है तो आप लोग को याद होगा कि cos 3x को हम लोग लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। अब इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो cos 3x अब प्लस 3 cos x हो जाता है, और यह 4 को भी ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब x हो जाएगा। क्लियर है। अब इस 4 को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, यानी कि 4 से जो है इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, इसका निकालिए या इसका निकालिए, बात तो बराबर है। अब cos 3x का इंटीग्रेशन जो होता है sin 3x होता है, और आपको याद होगा कि जो भी वेरिएबल का कहने का मतलब गुणक होता है जिसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है तो 3 × 4 हो गया। अब फिर बीच में लिखेंगे प्लस 3/4 हो गया यह, और यह cos x का इंटीग्रेशन जो होता है sin x प्लस सी। तो ये आपका आंसर वहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखा जाए तो देखिए -1/x का इन डिफरेंशिएशन आपका 1/x² मिलता है। 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो 1/x² मिलता है। तो यह दोनों प्रॉब्लम आपका सेम ही है। इसमें क्या करना है आपको कि 1/x को पुट कर देना है, t पुट कर देना है। तो चलिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में क्वेश्चन नंबर 29 को बनाते हैं। तो 29 में जैसे आप 1/x को या -1/x को t पुट करते हैं तो यह -1/x² dx इक्वल टू dt आपको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है देख लीजिए, x पे पावर -1 समझेंगे और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, -1 × x पे पावर -1 तो -1/x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से चूंकि माइनस आता है यहाँ पर और एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है तो इसमें हम लोग माइनस को जोड़ देंगे, तो ये चीज़ जो है हमारा क्या हो जाएगा +1/x² dx इक्वल टू dt। अब जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ दिख रहा है 1/x² dx आपको दिख रहा है, तो इस दोनों के बदले में हम dt सिर्फ रख सकते हैं। और चूंकि -1/x को हम लोग माने हुए हैं t, तो e⁻t लिख सकते हैं, तो e⁻t प्लस c लिखेंगे, e⁻−1/x प्लस c हो जाएगा। तो यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 30 तक समझ में आ गया होगा। और 30 में के पहले जो 1-2 प्रॉब्लम हमने छोड़ा है उसे आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।